अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। महाकाल सीरीज के अंतर्गत आज हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एक वो जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, एक वो जिन्होंने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा है और एक वो जिन्होंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली समझ लिया है। जिन्होंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली समझ लिया है वो अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि उन्हें कहां तक इस चैप्टर समझ में आया है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कॉन्सेप्ट बेस और कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। आपका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। कब अधिकतम होती है? जब वस्तु का उपयोग अधिकतम होता है, जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, जब औसत उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये चार ऑप्शन है। तो आपको पता है कुल उपयोगिता यानी टीयू, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसा होता है, पहले इसका वक्र बनाए आराम से। आपको पता है एमयू हमेशा जो है नीचे की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ ढलवा होता है। ये ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये क्या है आपका एमयू। एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता जहां शून्य होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे टीयू क्या होता है, अधिकतम होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। जहां पे सीमांत उपयोगिता जीरो होता है वहां पे टीयू अधिकतम होता है, उसके बाद टीयू क्या होता है, घटने लगता है। इस तरह का बनाना है डायग्राम। अब देखा जाए तो क्या पूछ रहा है भाई, टीयू अधिकतम कब है? तो अधिकतम यहां पे है और यहां पे एमयू क्या है भाई, जीरो है। तो आपको आंसर मिल गया भाई। क्या आंसर है इसका? डी। इसका आंसर है डी। एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? मात्रा में वृद्धि होने पर सदैव घटती है। बिल्कुल ठीक जवाब। मात्रा में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है, हमेशा ही घटती है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, देखिए यहाँ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और ये हमेशा घटती जा रही है। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका क्या है, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखें, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। भाई कब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, बताएं जरा। वस्तु की कीमत न्यूनतम हो तब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए तब होने वाला है। एक कुल उपयोगिता मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता के बराबर हो तो होने वाला है, या वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता के बराबर होती है तब होता है। तो आपको बता दें, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब मिलती है, आप सभी जानते हैं, जहां एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स इजकल टू एमयू एम हो, ये कंडीशन हो, वहां पे उपभोक्ता को क्या मिलेगी, अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो ये किसको बता रहा है? डी ऑप्शन को बता रहा है। डी ऑप्शन ही बोलता है कि एक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो किसके बराबर होना चाहिए, एम यू एम के बराबर होना चाहिए, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा? तो आपको पता है दो वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपयोगिता उपभोक्ता जो है संतुलन में कब हो सकता है? तो उपभोक्ता संतुलन की दो वस्तु के संदर्भ में क्या शर्तें हैं? एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इजकल टू क्या होना चाहिए, एम यू वाई अपॉन में पी वाई इजकल टू एम यू एम होना चाहिए। भाई ये शर्त कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये शर्त कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे उपभोक्ता किस में होगा, संतुलन में होगा। तो देखते हैं एक बार ऑप्शन, दो वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर हो, दोनों वस्तु की कुल उपयोगिता बराबर हो, दोनों वस्तुओं का कीमत समान हो, प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता बराबर हो। ये क्या है, प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। तो डी आपका क्या है, ठीक जवाब है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो क्या होता है, कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ता है, कुल उपयोगिता घटता है, कुल उपयोगिता शून्य होता है, कुल उपयोगिता ऋणात्मक होता है। तो भाई सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो क्या होने वाला है, आप सबको पता है, वाला डायग्राम याद रखें। पहले चैप्टर पहले जो क्वेश्चन बताया था मैंने इस तरह का है,
और ये ऋणात्मक होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से घटना ऐसे शुरू हो जाएगा, ये घटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, mu घटना शुरू हो जाता है, tu घटना शुरू हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन आपका ठीक है। यदि एक वस्तु की कीमत शून्य है तो उपभोक्ता किसका उपभोग करेगा। अगर वस्तु की कीमत क्या हो, शून्य हो, तो उपभोक्ता उपभोग करेगा। एक वस्तु की असीमित मात्रा का तो नहीं करने वाला भाई। और जब तक जो है सीमांत उपयोगिता अधिकतम होगी तब तक करने वाला है, जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो जाए तब तक करेगा, जब तक कुल उपयोगिता शून्य ना हो जाए तब तक करेगा। तो इसका ठीक जवाब है जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो जाए तब तक वो क्या करने वाला है, उसका उपभोग करने वाला है। ध्यान रखें इस बात को। दो वस्तु के उपभोक्ता की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होगा। दो वस्तु के उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, तो वो संतुलन में कब होने वाला है। तो आपको पता है दो वस्तु के संदर्भ में कब होगा भाई, बी आंसर, mu x अपॉन में px mu y अपॉन में py इजकल टू mu m होना चाहिए। चलें आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता उपभोक्ता संतुलन पर पहुंचने के लिए कर सकता है, क्या कर सकता है भाई, उपभोक्ता संतुलन पे जाने के लिए क्या कर सकता है, बताएं जल्दी जल्दी फटाफट बताएं इसका आंसर। पहला ऑप्शन है वस्तु की कीमत में कमी करेगा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि करेगा, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करेगा, या दोनों वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करने वाला है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है इसमें से। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या है, ठीक जवाब है। वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करेगा, या तो एक्स वस्तु में या वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। आगे बात करें, एक उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में, इस स्थिति में है, असंतुलन की स्थिति में है तो पैदा होती है। ये किसके कारण हो रहा है भाई, ये उपभोक्ता किस में है, असंतुलन में है। आपको पता है कौन सी स्थिति है, mu x अपॉन में px ग्रेटर देन है mu y अपॉन में py के। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसके कारण ऐसा हुआ, तो आपको पता है y वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करने से इसकी mu क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, y वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करा है और इसका y वस्तु का कीमत क्या है, y वस्तु का कीमत ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन ए है वस्तु, x वस्तु की उपभोग में वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। भाई उपभोग में वृद्धि करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। y वस्तु की कीमत में कमी, भाई कीमत में कमी करता है तो इधर का ज्यादा होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। x वस्तु की कीमत में वृद्धि, x वस्तु की कीमत ज्यादा होती तो ये छोटा होता, पर ये तो बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो y वस्तु की कीमत में वृद्धि, क्या आएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। आगे देखें, एक वस्तु की स्थिति में निम्न में से कौन सी शर्त उपभोक्ता संतुलन के लिए अनिवार्य है। एक वस्तु की स्थिति में निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है। भाई एक वस्तु की स्थिति में कौन सी शर्त होती है, आपको पता है mu x अपॉन में px इजिकल टू क्या, mu m, ये वाली शर्त आनी चाहिए। क्या ये शर्त कहीं है, तो देखें तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यहाँ पे भी नहीं दे रखा। अब इसको कैसे बनाए, तो देखें mu x इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो mu m अपॉन इंटू में px, क्या ये ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जी, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक उपभोक्ता के बजट सेट की संख्या होती है। बजट सेट की संख्या भाई कितनी होती है, क्या ये असीमित होती है, असीमित नहीं हो सकती भाई। क्या ये सीमित होती है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, सिर्फ उपभोक्ता की आय पर ही नहीं निर्भर करती भाई, px पे भी निर्भर करेगी, कीमत पे भी निर्भर करने वाली है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये सीमित है, वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है भाई, सिर्फ कीमत पे निर्भर नहीं करेगी। ये उपभोक्ता की, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय दोनों पे ही बजट क्या करता है, निर्भर करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है, निम्न में से कौन सी अधिमान वक्र की विशेषता नहीं है। देखिए फोकस करें भाई, नहीं पूछा है। मूल बिंदु का नतोदर होता है, ठीक जवाब होता है। उच्च जो है तटस्थता वक्र उच्च संतुष्टि प्राप्त करता है, भाई ठीक है। अधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। अधिमान वक्र नतोदर होता है, भाई नतोदर थोड़ा ना होता है। आपको पता है इसका वक्र कैसा बनता है, पता है ना आप सभी को, ऐसा बनता है। ये क्या है, नतोदर। नतोदर कैसा बना है, पीपीसी नतोदर बनता है, पीपीसी नतोदर बनता है। और आईसी क्या बनता है, आईसी उन्नतोदर बनता है। तो ध्यान रखें ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा ये वाला ठीक जवाब हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत मांग का निर्धारक नहीं है? भाई व्यक्तिगत मांग का निर्धारण कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ा था, क्या है बताइए? आय का वितरण, वस्तु की कीमत, आय का वितरण है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और फैशन और प्राथमिकताएं। तो व्यक्तिगत कौन सा है आपको पता है, वस्तु की कीमत व्यक्तिगत है, उपभोक्ता की आय व्यक्तिगत है, फैशन और रुझान व्यक्तिगत है। ये तीन व्यक्तिगत है और ये किसका पार्ट है? बाजार मांग का पार्ट है। किसका पार्ट है? बाजार मांग का। बाजार मांग के दो ही पार्ट थे, दो ही निर्धारक तत्व थे बाजार वाले, एक तो आय का वितरण था और एक उपभोक्ता का आकार। ठीक है, दो चीजें याद रखना है बाजार वाले में। तो इसका ठीक जवाब क्या आने वाला है? ए ऑप्शन ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। एक उपभोक्ता कीमत से के कम होने पर अधिक मात्रा की मांग करता है, क्यों? भाई एक उपभोक्ता कीमत के कम होने पर अधिक मात्रा की मांग क्यों करता है? एक क्वेश्चन हमने कहा था, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक क्यों होता है? या ऐसे पूछ सकता है कि मांग वक्र में आप देखते हैं कीमत के कम होने पर, कीमत के जैसे जैसे कम होता है तो वस्तु की अधिक मात्रा की मांग की जाती है। ठीक है, जब कीमत कम होता है तभी अधिक मात्रा की मांग क्यों की जाती है? कीमत के कम होने पर ही क्वांटिटी क्यों बढ़ती है? क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यहां पे पूछा गया है। तो इसका कारण क्या है भाई? कारण ये है, पहला ऑप्शन देखो, कुल उपयोगिता बढ़ती है तथा कीमत से अधिक हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमांत उपयोगिता कम, कीमत से कम हो जाती है। कीमत से कम कैसे हो जाएगी भाई? कीमत के कम होने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, कीमत के कम होने से सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? घट जाती है। ये ठीक जवाब है भाई, घट जाती है। ठीक है, कीमत के कम होने से उसकी ज्यादा वस्तु का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है तो हम उसके लिए कम प्राइस ही देना चाहते हैं, ज्यादा प्राइस नहीं देंगे क्योंकि उसे सीमांत उपयोगिता में ज्यादा मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ठीक जवाब है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हाँ अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है जब? भाई मांग वक्र दाईं ओर कब खिसकता है? कब खिसक सकता है? तो वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तब खिसक सकता है। दाईं ओर खिसकने का क्या मतलब है आपको बता देते हैं। ये मांग वक्र है इस तरह का, अगर ये मांग वक्र इस साइड जा रहा है तो हम बोलेंगे दाईं तरफ खिसक रहा है, और ये मांग वक्र अगर इस साइड जा रहा है तो हम बोलेंगे बाईं तरफ खिसक रहा है। ठीक है, ये राइट होता है और ये वाला लेफ्ट। ठीक है, जैसे आप देख भी रहे हैं तो राइट और लेफ्ट है ये। तो कब खिसक सकता है? कीमत में कमी के कारण, वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो खिसकता नहीं है, उस पर संचलन देखने को मिलता है। हमने कराया था ना, वृद्धि और कमी, संचलन और संकुचन। ठीक है, संचलन के दो पार्ट थे, संकुचन और विस्तार। इस तरह की चीजें थी। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। अगर यहाँ पे है तो नीचे जा रहा है तो विस्तार हो रहा है और ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। यहाँ संकुचन हो रहा है और नीचे वाले में विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे संकुचन होने वाला है, तो ये नहीं होने वाला। स्थानापन्न, वस्तु की कीमत में कमी आ जाए, भाई कीमत में कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा? डिमांड में कमी आ जाएगी, इस साइड होने वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होने वाला। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, भाई कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इधर खिसक जाएगा ये। क्रेताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए तो हो सकता है। ठीक है, तो यही होने वाला है, क्रेताओं की संख्या में बढ़ोतरी। आपका क्या है? डी ठीक जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु की मांग की लोच क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे माइनस में 2.5 दे रखा है। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। ठीक है, मांग की लोच ये कितना दे रखा है? -2.5 दे रखा है। आगे बात करें, वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो मांग की मात्रा में परिवर्तन ज्ञात करें। आपको फॉर्मूला पता है, ईडी इजकल टू क्या होता है? ईडी इजकल टू क्या होता है भाई? कीमत। ठीक है, पहले ऊपर लिखेंगे मात्रा, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी क्वांटिटी लिख दें यहाँ पे, क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में क्या? प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। तो ईडी आपके पास कितना दे रखा है? 2.5 माइनस का इजकल टू क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन, वो हमें निकालना है, कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये तो हमें निकालना है। आगे बात करें तो प्राइस में कितना दे रखा है भाई? 20 दे रखा है। ठीक है, 20% दे रखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा? 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, माइनस में 50 क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटी में कितने परसेंट की कमी आई भाई?
कितने परसेंट की कमी आई? 50% की कमी आई। माइनस का निशान है, नहीं कमी आई है। तो भाई यहाँ पे बोलेंगे भाई क्वांटिटी में 50% की कमी आई है। ये आपका क्या है? ठीक जवाब है डी ऑप्शन। एक उपभोक्ता का एक दृष्ट अधिमान है। भाई एक उपभोक्ता का क्या है? एक दृष्ट अधिमान है। एक दृष्ट अधिमान जानते हैं, एक वस्तु की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। तो किसको प्रेफरेंस देने वाला है? जहां पे अधिक इकाइयां होगी वहां पे उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो देखें भाई 4 और 6 है, 4 और 5, 5 और 5 है, 5 और 6 है, 4 और 5 है। तो यहाँ पे भाई ज्यादा होगा क्योंकि ये 5 और 6 है, इसके मुकाबले और कोई मुकाबला इसका कर ही नहीं सकता। तो ये क्या है? आपका ठीक जवाब है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। एक उपभोक्ता के अधिमान वक्र की अधिकतम संख्या कितनी होती है? भाई अधिमान वक्र की संख्या कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड हो सकती है भाई, असीमित संख्या हो सकती है। तो ये क्या है? असीमित। ए ऑप्शन ठीक है, बस खत्म। मांग वक्र का ढाल शून्य है तो मांग लोच क्या होगा? भाई ढाल शून्य है तो मांग की लोच क्या होने वाली है? ढलान जो है शून्य है, मांग वक्र का ढलान क्या है? शून्य है, इस तरह का है। ढलान शून्य है तो मांग की लोच क्या होगी भाई? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। मांग की लोच क्या होने वाली है? अनंत होने वाली है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मांग की लोच का निर्धारक नहीं है? मांग की लोच का निर्धारक कौन सा नहीं है? वस्तु की प्रकृति नहीं है। भाई प्रकृति वस्तु की मांग की लोच का निर्धारित करती है। वस्तु की उपयोगिता है, ठीक है, नहीं पूछा है हमारे पास। स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता भी है। वस्तु की मांगी गई मात्रा, ये नहीं है जी, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देखते हैं, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता का मान कितना होता है? भाई कुल उपयोगिता कितना हो सकता है? जब पूर्ण तृप्ति की बात हो तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो सकता है। कितना हो सकता है? अधिकतम हो सकता है। आगे बात करें, जब कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? आप सबको पता है भाई, 0 होती है, बता चुका हूं। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मान कितना होता है? पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है भाई? सीमांत उपयोगिता कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। आगे, जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता का व्यवहार क्या होता है? भाई कुल उपयोगिता क्या है? घटती दर से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? घटती दर से बढ़ रही है। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? क्या हो सकता है? घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि हमेशा सीमांत उपयोगिता घट रहा होता है तो ये घटती दर से बढ़ रहा होता है। देखो ऐसे, ठीक है। और ये जब 0 हो जाता है तो ये घट रहा होता है, ठीक है। तो क्या होगा? घटेगा। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता का व्यवहार क्या होता है? भाई कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता का व्यवहार क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। घट रहा है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? ऋणात्मक होता है। खत्म। आपको पता है भाई, बार बार बनाने की आवश्यकता तो होनी नहीं चाहिए। इस तरह का है, ये देखें यहाँ पे ये 0 होता है, इसके बाद ये माइनस में होता है तो ये घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी बना सकते हैं यहाँ पे टीयू बढ़िया से, और ये एमयू। आगे बात करें, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, भाई अब प्रत्येक अगली इकाई के जो उपयोग है उससे संतुष्टि जो मिलती है वो कैसी मिलती है? वो घटती है, बढ़ती है, या फिर घटती बढ़ती दोनों है, या स्थिर रहती है? तो आपको पता है भाई, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का यूज करने से उसकी सीमांत उपयोगिता यानी एमयू क्या होता है? एमयू घटता है, ठीक है। एमयू क्या होता है भाई? घटता है। आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता स्थिर रहती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? भाई कुल उपयोगिता क्या है? स्थिर रहती है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये क्या है? 0 है। ये 0 है तभी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 है। एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब, भाई उपभोक्ता संतुलन कब हो सकता है? एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता संतुलन कब हो सकता है? जब दोनों बराबर हो, एमयूएक्स और पीएक्स क्या हो? बराबर हो, तब हो सकता है। दो वस्तु के संदर्भ में कब हो सकता है? पता ही आप सभी को कब हो सकता है? एमयूएक्स अपॉन में पी एक्स इजिकल टू एमयू वाई अपॉन में पी वाई। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कहाँ? और ये कंडीशन पूरी सी बिंदु पे हो रही है। लो भाई हो गया। निम्न में से अधिमान वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? भाई अधिमान वक्र विश्लेषण आईसी, आईसी वाले जानते हैं ना, कहाँ पे उपभोक्ता संतुलन होता है भाई? आईसी देखो ऐसा बनता है, ये है, ये बजट वक्र है, और ये ऐसे आईसी वक्र बना दो, ठीक है। ये आईसी वक्र हो गया। आगे समझ में? ये बजट वक्र है। तो यहाँ पे दोनों को संतुलन मिलता है। संतुलन कहाँ मिलेगा? आईसी वक्र ढलान क्या होता है? एमआरएस, एमआरएस एक्स वाई, और एमआरएस एक्स वाई इजिकल टू क्या होना चाहिए? पी एक्स अपॉन में पी वाई होना चाहिए। ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो उपभोक्ता क्या होगा? संतुलन में होगा अधिमान वक्र विश्लेषण द्वारा। तो ये कहाँ पे हो रही है? दिख रहा है ना, यहाँ हो रही है।
ये ठीक जवाब है, ये ऑप्शन। आगे देखें, यदि MU देखें ध्यान से, MUX और क्या है अपॉन में PX, ये है MUY अपॉन में PY के। तो उपभोक्ता संतुलन स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करे भाई, संतुलन में कैसे आएगा, तो जिसकी मात्रा ज्यादा है ना उसको बोलो ज्यादा उपभोग करे, ठीक है। जिसकी मात्रा इधर ज्यादा कर रखा है ना, यानी एक्स वाला ज्यादा है तो इसको बोलो ज्यादा उपभोग करो। जब ज्यादा इसका यूज करेंगे तो MU क्या हो जाएगा, MU क्या हो जाएगा बताना, कम हो जाएगा। तो देखो भाई एक्स का कहाँ पे ज्यादा खरीद रहा है, यहाँ खरीद रहा है, सी बिंदु पे, खत्म। बाकी को देखना, इग्नोर करो, इग्नोर करे भाई, सी ऑप्शन ठीक है। आगे देखे, यदि MU जो है क्या लिखा हुआ भाई, MU एक्स अपॉन में PX, ऐसे है MUY अपॉन में PY। आपको पता चल गया अब इसके इस तरफ ज्यादा है, यानी Y का क्या करना है, ज्यादा उपभोग करना। देखिए Y का ज्यादा कहाँ खरीदने को बोल रहा है, यहाँ खरीदने को बोल रहा है। इन तीनों को इग्नोर कर दो, खत्म, डी ऑप्शन ठीक है। आगे देखें, निम्न में से कौन सी अधिमान वक्र की विशेषता नहीं है, ये क्या पूछ रहा है, नहीं है भाई, कौन सी नहीं है, अधिमान वक्र की विशेषता पूछ रहा है, नहीं है। अधिमान वक्र नीचे ढलवा होता है, हाँ जी होता है, नतोदर होता है, कैसे होता है भाई, नतोदर उन्नतोदर होता है, तो उन्नतोदर होता है, इस तरह का होता है, आपको पता है, इस तरह का IC, ये उन्नतोदर होता है। तो यही गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये उच्च संतुष्टि स्तर को, ऊंचा तटस्थ वक्र उच्च संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक। आगे देखें, दो अधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, बिल्कुल ठीक बोल रहे, कभी नहीं काटते, तो आपका क्या है, बी ठीक जवाब है। 33, निम्न में से कौन सी अधिमान वक्र की विशेषता है, अधिमान वक्र की विशेषता कौन सी भाई, अधिमान वक्र का ढाल ऊपर की तरफ होता है, ढाल ऊपर की तरफ होता है अरे कैसे होता है भाई, नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है ना अधिमान वक्र, ऐसे, ठीक है, ऐसे। आगे, अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर होता है, नहीं भाई उन्नतोदर होता है, क्या होता है, उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है भाई, याद रखें। आगे, अधिमान उच्च अधिमान वक्र जो है संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक। दो अधिमान को एक दूसरे को काट सकते हैं भाई, कैसे काट सकते हैं, अभी तो पढ़ा, नहीं काट सकते, कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटते, ठीक है। तो अपना क्या बोल रहा है भाई, कौन सी विशेषता है, तो विशेषता C है, बाकी सब तो बकवास कर रहे हैं, गलत है ये सब। देखें आगे, 34, अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, बिल्कुल ठीक। क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है ऐसा होने का, तो ऐसा होता है क्यों, MRS के घटने के कारण, किसके कारण, MRS के घटने के कारण। तो कहां लिखा है MRS घटता है, प्रतिस्थापन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, तो इसके घटने का कारण होता है भाई। ये ना लगा दे कोई बच्चा, ठीक है, ये नहीं लगा देंगे, सी ऑप्शन ठीक है। यदि सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर है तो अधिमान वक्र होगा, कैसा होगा भाई, स्थिर है। MRS क्या है, स्थिर है। जब MRS स्थिर है तो ऐसा होने वाला, देखो बिल्कुल ऐसा जाएगा। MRS घट रहा है तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। और MRS बढ़ रहा है तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। याद रखें, यहाँ पे MRS बढ़ रहा है, आपको बता देते हैं, यहाँ पे क्या है, स्थिर है, यहाँ पे स्थिर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट, तो क्या बात कर रहे थे हम, यहाँ पे तो क्या होता है भाई, इस तरह से नीचे की तरफ सीधी रेखा है नहीं, तो सी ऑप्शन क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या है, अंतिम उपयोगिता, अंतिम उपभोग की गई वस्तु से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। प्रथम उपभोग की गई इकाई से प्राप्त उपयोगिता, कुल उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता का भाग माना जाता है, या हमेशा घनात्मक होता है भाई, हमेशा घनात्मक तो होता नहीं। अंतिम जो है उपयोग से प्राप्त की गई कुल उपयोगिता होती है, ठीक जवाब। प्रथम जो है उपभोग से नहीं, कुल उपयोगिता को कुल उपभोग इकाई का से भाग है नहीं, ये ठीक है अपना, अंतिम उपभोग से प्राप्त की गई इकाई है। आगे, कुल उपयोगिता क्या है भाई, सीमांत उपयोगिता का जोड़ है, पहला ही ठीक है। याद रखें भाई, TU क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सिग्मा MU होता है, ये फॉर्मूला याद रखें भाई, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU। निम्न में से किसे संतुष्टि का बिंदु कहा जा सकता है भाई, संतुष्टि का बिंदु किसे होगा, कब होगा संतुष्टि का बिंदु, जब सीमांत उपयोगिता यानी MU ऋणात्मक होती है, कैसे ऋणात्मक होगी तो ना हो, कुल उपयोगिता घट रहा हो,
कुल उपयोगिता बढ़ रहा हो, यानी सीमांत उपयोगिता जब शून्य है तो वहां पे हम संतुष्टि अधिकतम मिलेगी। एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, यदि एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो अधिमान वक्र होगा। भाई एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो अधिमान वक्र पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? भाई 2 वस्तु है, उपभोग कर रहे हैं तो अधिमान वक्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला भाई, इसको खिसका भी ना हो इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखें आप सभी और इसको ध्यान से देखें और कमेंट करना है, इसका सही आंसर बताएं एक बार क्या हो सकता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? बढ़ता है, शून्य के बराबर होता है, घटता है या अधिकतम होता है? करा चुका हूं मैं, ठीक है, आप ध्यान से देखें, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, स्टडी करते रहें, ठीक है। और अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का इस चैप्टर से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।